डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अर्थ मूवमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम सभी रहते हैं वह किस तरह मूव करती है और उस पर जो हलचल या क्रियाएं होती हैं वह किस प्रकार से संपन्न होती हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक घूमती हुई पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रतिदिन अपने एक्सिस पर घूम रही होती है। इस घूमती हुई पृथ्वी पर दो तरह की क्रियाएं सदैव कार्य करती हैं। आप देख रहे हो या न देख रहे हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो या आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन ये ऐसी दो क्रियाएं हैं जो हमेशा इस पृथ्वी के ऊपर कार्य करती हैं। इन दो क्रियाओं में शामिल है एक्सोजेनिक फोर्सेज और इंडोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज जो पृथ्वी के ऊपर से लगने वाले बल हैं उनको हम एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं, और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से इस पृथ्वी पर क्रियाशील होती है उन्हें हम इंडोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी दो तरह की प्रक्रियाएं या क्रियाएं इस पृथ्वी पर हमेशा क्रियाशील रहती है, जिसमें एक पृथ्वी के ऊपर से लगने वाला बहिर्जात बल और एक आंतरिक बल जिसे हम अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों क्रियाएं इस तरह की हैं जिससे इस पृथ्वी पर अंदर और बाहर से कई प्रकार के बल या फोर्सेज कार्य करती हैं या काम करती हैं, जिसके कारण इस पृथ्वी पर कई तरह की हलचलें देखी जाती हैं। एक्सोजेनिक फोर्स यानी बहिर्जात बल के अंतर्गत दो तरह की क्रियाएं शामिल होती हैं या शामिल की जाती हैं, जिसमें वेदरिंग और इरोजन शामिल है। वेदरिंग को हम हिंदी में ऋतुक्षरण के नाम से जानते हैं और इरोजन को अपर्दन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऋतुक्षरण और अपर्दन के सम्मिलित रूप को अनाच्छादन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वेदरिंग प्लस इरोजन इक्वल टू डेन्यूडेशन। यानी वेदरिंग और इरोजन का कार्य, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है या इनको जब हम सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं तब इसे अनाच्छादन के नाम से जाना जाता है। वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत जो प्रोसेस होता है वो इन सिटू प्रोसेस होता है, जबकि इरोजन के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदरिंग के अंतर्गत जो पृथ्वी के ऊपर से क्रियाएं प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर कार्यशील होती हैं या एक्टिव होती हैं, उसके द्वारा जो प्रोसेस होता है वह उसी स्थान पर होता है, उसमें किसी भी तरह का परिवहन का काम शामिल नहीं होता है। जबकि इरोजन के अंतर्गत जो इरोडेड मटेरियल्स होते हैं या मलबा होता है उसे ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के द्वारा दूसरे अन्यत्र जगहों पर ले जाया जाता है। इस चार्ट के द्वारा आप यह भली भांति समझ सकते हैं कि एक्सोजेनिक फोर्स के अंतर्गत वेदरिंग और इरोजन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें वेदरिंग इन सिटू प्रोसेस है और इसके अंतर्गत फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस शामिल है। आइए अब इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। वेदरिंग यानी ऋतुक्षरण यदि हम परिभाषित करें तो इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, वेदरिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस इन विच प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स बिकम्स अनकंसोलिडेटेड बट रिमेन्स इन सिटू बाय द एक्शन ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शन और प्रोसेस। यानी ऋतुक्षरण एक ऐसा
यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व से निर्मित चट्टानें अनकंसोलिडेटेड हो जाती हैं, यानी उनका जो कंपैक्शन होता है, जो संगठन होता है, वो ढीला पड़ जाता है, परंतु ढीला होने के बावजूद वह चट्टान उसी रूप में वहाँ पर पड़ा रहता है और इसका परिवहन नहीं होता है। इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नॉट इंक्लूडेड, इसमें परिवहन शामिल नहीं होता है। और यह ऋतुक्षरण का जो प्रोसेस है वह 3 प्रकार से होता है, जिसमें फिजिकल, भौतिक, केमिकल, रासायनिक और बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो इस प्रकार से ऋतुक्षरण की जो प्रक्रिया है वह 3 प्रकार से संपन्न होती हैं और ये तीनों ही प्रक्रियाएं इन सिटू प्रोसेस के रूप में होता है। फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन सिटू विदाउट एनी वाटर एक्शन, यानी फिजिकल वेदरिंग या भौतिक ऋतुक्षरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें जल का कोई योगदान नहीं होता है चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन में या चट्टानों के तोड़ने में या टूटने में। यह फिजिकल एक्शन 3 प्रकार से संपन्न होता है। वातावरण के अंतर्गत ऐसी प्रक्रियाओं में 3 प्रक्रियाएं या 3 प्रकार के एक्शन शामिल है, जिसमें पहला है थर्मल एक्शन, तापीय क्रिया, दूसरा फ्रॉस्ट एक्शन, तुषार क्रिया, और तीसरा एक्सफोलिएशन, जिसे हम अपदलन के नाम से जानते हैं। आइए अब इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। थर्मल एक्शन, physical disintegration of rocks where temperature plays an important role. Due to high temperature, rocks expand, and during low temperature, rocks compressed. This action, that is expansion and compression, continued forever and results into denudation of rocks. It is very common in hot desert regions of the world and tropical regions where temperature variations occur. यदि हम इसे समझें तो इसमें यह कहा जा सकता है कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि तापीय क्रिया या तापीय क्रिया के अंतर्गत दिन में तापमान जब अधिक हो जाता है तब चट्टानों का फैलाव होता है, और रात के दौरान जब तापमान तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है तब उसमें चट्टानें कंप्रेस्ड हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। ऐसी प्रक्रियाएं सालों भर या जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, जिसके कारण फैलने और सिकुड़ने से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होता है, जो चट्टान पृथ्वी पर पड़ा होता है, वह फैलता और सिकुड़ता रहता है। फैलने और सिकुड़ने के कारण इन क्रियाओं के लगातार होने से ऐसी चट्टानें अंततः टूट जाती हैं, और ये प्रक्रियाएं चूंकि हॉट डेजर्ट रीजन्स में तापमान का परिवर्तन या वेरिएशंस दिन और रात में बहुत अधिक होता है, इसलिए हॉट डेजर्ट रीजन में ऐसी प्रक्रियाएं ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ऐसी प्रक्रियाएं, तापीय क्रिया ज़्यादा एक्टिव है। दूसरा है फ्रॉस्ट एक्शन। तुषार क्रिया के अंतर्गत ए टाइप ऑफ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन विच फ्रॉस्ट एक्शन प्ले डोमिनेंट रोल. Water droplets enter into cracks or joints of the rocks or wall. These water droplets convert into ice crystal during night time due to low temperature. These ice crystal works as hammer on the concerned wall. It is worth mentioning here that 1 cubic centimeter of ice cube hammers on the wall as 180 kilograms of hammer on its all side. This process is very common in temperate zone of the world and other regions too. Due to this reason, most of the boundary wall collapsed after a long time without any biological impact. Dear students, तुषार क्रिया या फ्रॉस्ट एक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि जहाँ कहीं भी किसी चट्टान में या दीवारों पर ज्वाइंट्स या क्रैक्स पाया जाता है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स या जल की बूंदें उन क्रैक्स या ज्वाइंट्स के अंतर्गत जमा हो जाती हैं। वैसी स्थिति में रात के समय जब तापमान काफी गिर जाता है तब ये वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा विद्वानों का मानना है
कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो बर्फ बनता है वाटर ड्रॉपलेट्स के जमने के कारण, वह अपने चारों ओर 180 किलोग्राम के भार के बराबर प्रहार करता है, जैसा कि एक हथौड़ा दीवार पर मारा जा रहा हो। वैसी स्थिति में ये छोटी सी आइस क्यूब इन चट्टानों को या दीवारों को तोड़ने में सक्षम हो जाती हैं। यही कारण है कि देखते देखते जब किसी बाउंड्री वॉल में क्रैक्स होता है तो कुछ समय के बाद या कुछ अंतराल के बाद वह दीवार टूटकर गिर जाता है, जबकि आपने उसे टूटते हुए नहीं देखा, आपने उसे तोड़ते हुए नहीं देखा, आपने किसी व्यक्ति या प्रोसेस को उसमें चलते हुए या होते हुए नहीं देखा है। ऐसी प्रक्रियाएं टेम्परेट जोन्स में ज़्यादा एक्टिव पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ तापमान कम होता है। तीसरी जो प्रोसेस है उसे हम एक्सफोलिएशन के नाम से जानते हैं। दिस फिजिकल एक्शन इज लिमिटेड टू ग्रेनाइटिक रॉक रीजन्स। ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड एंड compact igneous rock. Wherever granite is exposed to the surface, its upper layer or top layer is exposed to the sun. Upper layer expands and compresses due to hot and cold situation during day and night time respectively. After a long time, this upper or top layer peeled off from the main rock body and remains below therein in situ. कहने का मतलब है कि एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया ग्रेनाइट चट्टान प्रदेश के अंतर्गत ही सीमित होती है, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टान जो होता है एक इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, यह काफी हार्ड रॉक है, काफी कठोर होता है और काफी कॉम्पैक्ट भी होता है। जहां कहीं भी ऐसी ग्रेनाइट चट्टानें पृथ्वी के ऊपर एक्सपोज्ड हैं, उनका ऊपरी जो लेयर होता है, सतह होता है, या वो सबसे टॉप लेयर जो है वह सन के तरफ जब एक्सपोज्ड होता है तो उसका ऊपरी हिस्सा ही मात्र गर्म और ठंडा होने की प्रक्रिया से प्रभावित होता है, जैसा कि हमने थर्मल एक्शन में देखा है। तो वैसी स्थिति में ग्रेनाइट चट्टान का जो ऊपरी लेयर है या सतह है या टॉप लेयर है, वह गर्म और ठंडा होने की स्थिति में फैलता और सिकुड़ता है, और फलतः क्या होता है कि ऐसी स्थिति में उसका ऊपरी लेयर टूटकर नीचे गिर जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है, उसका परिवहन अन्यत्र नहीं होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक प्याज के छिलके को जब हम उतारते हैं तो प्याज का लेयर अलग अलग जब हम करते हैं तो उसका एक एक पार्ट, एक एक लेयर अलग होता है, और प्याज वहां पर अगर हम खड़ा कर दें तो वो उसी तरह से प्याज के रूप में ही दिखता है। उसी तरह से एक्सफोलिएशन के अंतर्गत जहां कहीं भी ग्रेनाइट चट्टानें सरफेस पर दिखती है, वहां पर गर्म और ठंडे तापमान के कारण उसका ऊपरी लेयर एक्सपोज हो जाता है और ऊपरी लेयर ही गर्म और ठंडा होने के दौरान फैलता और सिकुड़ता है, और वह लेयर टूट कर नीचे की ओर गिरता है और फिर वहां पर वह जमा होकर पड़ा रह जाता है, इन सिटू प्रोसेस में पड़ा रह जाता है। इस प्रकार से फिजिकल एक्शन या फिजिकल वेदरिंग की प्रक्रिया पूरी होती है, जिससे चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटकर गिर जाती है और उसका जो कंपैक्शन है, जो कंपोजिशन है, वह अनकंसोलिडेटेड हो जाता है और वह लूज हो जाता है, अनकंसोलिडेटेड लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब हम लोग दूसरे ऋतु क्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे हम केमिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। Disintegration of rocks in situ in which water action or chemical reaction is included. In this weathering, water reacted with the minerals grains in rocks and forms new minerals and soluble salts. For this process, high temperature is needed. कहने का तात्पर्य है कि रासायनिक ऋतुक्षरण के अंतर्गत चट्टानों का टूटना या डिसइंटीग्रेशन जो इन सिटू प्रोसेस के अंतर्गत होता है, उसके लिए जल का होना आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए या प्रक्रिया के लिए जल का होना आवश्यक है। वैसी स्थिति में जो चट्टानों में उपस्थित खनिज ग्रेन्स या खनिज कण होते हैं, उनसे उसका रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है, और चट्टानें टूटकर डिसइंटीग्रेट होकर उस स्थान पर पड़ी रह जाती हैं। केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत जो प्रोसेस या एक्शन इंक्लूडेड है, ये शामिल है, उसे हम ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं।
Oxidation process. Whenever water comes in contact with iron mixed rocks, oxidation process starts quickly. Iron rusted due to water contact and becomes iron oxide. Thus the rocks weathered रेड एंड येलो सॉइल आर द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कहने का तात्पर्य है कि जब कभी किसी आयरन मिक्स्ड रॉक में जल का संपर्क होता है, यानी आयरन से या लौह तत्व से निर्मित चट्टानों का संपर्क जब चट्टानों से होता है या उन चट्टानों से जल का संपर्क होता है, तो वैसी स्थिति में ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है काफी तेजी से आरंभ हो जाता है और आयरन यानी लौह तत्व जो है जल से संपर्क करके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो रॉक्स है या चट्टानें हैं वह ऋतुक्षरित हो जाती हैं, वेदर्ड हो जाती हैं। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है। दूसरा है हाइड्रेशन प्रोसेस। सम रॉक्स एब्जॉर्ब्स वाटर वेरी क्विकली and increase their volumes. Such rocks are disintegrating very quickly. Feldspar converted into kaolin from this process. Gypsum and pyrite are also the result of oxidation. इसका मतलब यह है कि जब कुछ चट्टानें ऐसी भी हैं जो जल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपने में समा लेती हैं, जिससे उनका वॉल्यूम या घनत्व बढ़ जाता है, वैसी स्थिति में उन चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन बहुत जल्दी होता है, बहुत तेजी से होता है। फेल्डस्पार का कायोलिन में परिवर्तन इसी प्रोसेस से होता है तथा जिप्सम और पाइराइट भी इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का परिणाम है। विद्वानों का मानना है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंतर्गत हाई कैल्शियम रिच रॉक्स लाइक लाइमस्टोन, chalk and dolomite are chemically reacted with water where carbon elements or rocks converted into bicarbonate. Rocks start solution process and such high carbon content water act as an acid on rocks, thus rocks disintegrates। कहने का मतलब है कि कुछ चट्टानें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चौक और डोलोमाइट, वह जल के संपर्क में आने के बाद काफ़ी तेजी से रासायनिक प्रतिक्रियाएं करती हैं और कार्बन एलिमेंट जो है उसके कारण रॉक कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में, जिससे उसका सॉल्यूशन या विलयन शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में कार्बन कंटेंट जो है वाटर के साथ एक्ट करके एसिड बनाता है रॉक पर और उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। चौथा जो प्रोसेस है उसे हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यह काफी सामान्य एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत वाटर इज नोन एज इंटरनेशनल सॉल्वेंट, हेंस मोस्ट ऑफ द रॉक डिजॉल्व इन इट विद सॉल्यूशन प्रोसेस। वैसी कुछ चट्टानें जो जल के संपर्क में आने के बाद घुल मिल जाती हैं या घुल जाती हैं, जिससे उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जल को इंटरनेशनल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। उसमें कई तरह की चट्टानें हैं या ऐसा गुण है कि वह चट्टानों को घोल देता है, उसके कंपोजिशन को तोड़ देता है और उन चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन आरंभ हो जाता है। स्टूडेंट्स, विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो वेदरिंग प्रोसेस है वह केवल फिजिकल केमिकल ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी होता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत बायोलॉजिकल वेदरिंग इंक्लूड्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय द प्रेशर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैनकाइंड। Roots of plants and trees have the characteristics to hold soil tightly. On the other hand, the spreading roots generally weakens the composition of rocks or soils. A small microorganism like bacteria, lichen and mosses are also helpful in this process. Different types of animals also act as weathering of rocks. It is worth mentioning here that mankind is also weathers the rocks. In the name of development, several works are going on this earth which ultimately has negative impact on the rocks. Their natural tight composition are becoming loose and hence quickly weathered and converted into small rock fragments in situ. स्टूडेंट, बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत जैविक क्रिया के अंतर्गत या जैविक ऋतुक्षरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जानवर और मानव, इन तीनों को
इस तरह के ऋतु क्षरण के लिए जिम्मेदार माना गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी को जकड़ कर तो रखती है, लेकिन जब इसका जड़ काफी फैलने लगता है तो वैसी स्थिति में यह चट्टान या मिट्टी को या उसके कंपोजिशन को, संगठन को काफी कमजोर बना देता है। वैसी स्थिति में उसका वेदरिंग काफी आसानी से हो जाता है। कुछ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु है, जिसमें बैक्टीरिया, लाइकेन और मोसेस है, ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब मिट्टी के अंतर्गत आप केंचुआ को छोड़ देते हैं तो वह केंचुआ पूरे उस मिट्टी के कंपोजिशन को भुरभुरा बना देता है, क्योंकि वह ऊपर नीचे उस मिट्टी को करता है। उसकी वही प्रक्रिया उस मिट्टी के वेदरिंग के लिए, यानी कॉम्पैक्ट मिट्टी के वेदरिंग के लिए जिम्मेदार हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो एक्ट एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो रॉक्स के वेदरिंग के लिए जिम्मेवार होती हैं। जैसे बकरी, जिसे हम गांव घरों में देखते हैं, जब वह घास को खाता है तो वह जड़ से उस घास को उखाड़ देता है। वैसे स्थिति में चट्टान जो मिट्टी के द्वारा या उसके जड़ के द्वारा उसका टाइट कंपोजिशन होता है वह लूज पड़ जाता है। वैसी स्थिति में वह रॉक्स जो है वेदर्ड हो जाता है, ऋतुक्षरित हो जाता है, उसका कंपोजिशन वहां पर लूज पड़ जाता है। वैसे स्थिति में जब वेदरिंग का कोई इरोजन का कोई भी एजेंट वहां पर आएगा तो वो उस वेदर्ड रॉक को वहां से ले जाने में सफल हो जाएगा। यहाँ आप ये भी देख पा रहे हैं कि इट इज वर्थ मेंशनिंग हियर दैट मैनकाइंड इज आल्सो वेदर्स द रॉक, यानी हम मानव भी चट्टानों के ऋतुक्षरण के लिए जिम्मेवार माने गए हैं। विकास के नाम पर हम इन चट्टानों पर अब निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विकास के नाम पर हम कई स्थानों पर छोटे छोटे या बड़े बड़े पहाड़ों को भी काटकर विकास का कार्य कर रहे हैं। बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, या चट्टानों को काटकर उसे हम फील्ड में यानी उपजाऊ मैदान में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, नहर बनाने का काम कर रहे हैं, सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। वैसी स्थिति में जो रॉक्स का कंपोजिशन है सराउंडिंग्स में, वह काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण वह वेदर्ड हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो टाइट कंपोजिशन है उस चट्टान का, वो काफ़ी लूज हो जाता है और वह जल्द ही ऋतुक्षरित हो जाता है और स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ यह स्पष्ट है कि ऋतुक्षरण 3 प्रक्रियाओं से या 3 तरह से संपन्न होता है, जिसमें फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन और बायोलॉजिकल एक्शन शामिल है। फिजिकल एक्शन को हम भौतिक ऋतुक्षरण के नाम से जानते हैं, केमिकल एक्शन को रासायनिक ऋतुक्षरण के नाम से जानते हैं, और बायोलॉजिकल ऋतुक्षरण के अंतर्गत जैविक जो पार्ट है, जिसके अंतर्गत मानव, प्लांट, एनिमल या मैनकाइंड, ये सभी इसमें शामिल हैं। इससे चट्टानों का वेदरिंग संभव हो पाता है। लेकिन वेदरिंग में एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि वेदरिंग में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं या प्रक्रिया होती है, उसमें चट्टानों का कहीं भी परिवहन नहीं होता है। वह चट्टान उसी रूप में उसी स्थान पर जमा रह जाता है, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है वह काफ़ी ढीला पड़ जाता है, और इस ढीला जो अनकंसोलिडेटेड रॉक्स होता है उस पर इरोजन का कोई भी एजेंट जब एक्टिव होता है उस क्षेत्र में, तब वह वहाँ से ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। लेकिन वेदरिंग प्रोसेस में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया शामिल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना काफ़ी आवश्यक है। थर्मल एक्शन के लिए तापमान, फ्रॉस्ट एक्शन के लिए तापमान, और एक्सफोलिएशन के लिए भी तापमान ही प्रभावित या रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी फिजिकल वेदरिंग के लिए मुख्य रूप से तापमान जिम्मेवार है, जबकि केमिकल एक्शन के लिए जल यानी उसका रासायनिक प्रतिक्रिया
काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। मैं समझता हूँ कि इस डिस्कशन से आज हम लोगों ने वेदरिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। धन्यवाद।